और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है स्टूडेंट, इस चैप्टर से हर साल एक जो गद्यांश से जरूर पूछा जाता है। ठीक है, आज की इस क्लास में हम दो इंपॉर्टेंट गद्यांश के बारे में बात करेंगे और अगर आप दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट गद्यांशों को याद कर लेते हैं तो एक गद्यांश आप लोगों को जरूर पेपर में मिलेगा। ये मेरा 100% है ना, 100% गारंटी, एक गद्यांश आप लोगों को जरूर पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि दो गद्यांशों को आज की इस क्लास में हम बात करेंगे, दो में से एक गद्यांश आपके पेपर में जरूर पूछा रहेगा। क्योंकि मेरा नाम है विमल वर्मा और मैंने स्टूडेंट्स एमएससी जो है, एमएससी और पीएचडी मैंने हिंदी से की है। ठीक है, तो मुझे पता है कि प्रश्न किस तरह से आते हैं बोर्ड में। ठीक है, क्योंकि मैंने एमएससी पीएचडी जो है मैंने हिंदी से की है और ठीक है, तो इसीलिए मुझे पता है कि प्रश्न कहाँ कहाँ से बोर्ड पूछता है और किस किस तरह के बोर्ड प्रश्न पूछता है। तो इसीलिए हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और चैप्टर का नाम है ममता, और ममता चैप्टर से एक गद्यांश जरूर पूछा जाता है। ठीक है, हर साल पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड ने यहाँ पर कहा है कि ममता चैप्टर से एक गद्यांश जरूर पूछा जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये ममता, ये खुद ये बोर्ड ने कहा है कि ममता चैप्टर से एक गद्यांश जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसे कौन कौन से दो महत्वपूर्ण गद्यांश है जिनके बारे में आज की इस क्लास में हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम आप लोगों को दिखा दें, देखिए कितनी बार देखिए पूछे गए, हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, दोनों को याद कर लेना, नोट्स बना लेना। ठीक है, 30 से 35 रुपए की कॉपी खरीद लेना और उसमें मैं जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश आप लोगों को सॉल्व कराता चलूं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट गद्यांशों को कॉपी में नोट करते चलना। ठीक है, देखिए रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई कहाँ अंत था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। फिर दूसरा आपका इंपॉर्टेंट है कि हे भगवान, और देखिए अंधा बना रही, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, हर साल ये भी पूछा जाता है। दो में से आज की इस क्लास में हम ये दो इंपॉर्टेंट गद्यांशों को सॉल्व कराएंगे और दो में से एक गद्यांश आप लोगों को पेपर में मिला हुआ रख जाए, मिला, ठीक है, मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप लोग क्या करिए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और सारे के सारे इंपॉर्टेंट गद्यांशों को कॉपी में लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लाते हैं एक इंपॉर्टेंट गद्यांश और आप लोगों को समझाते हैं कौन सा ऐसा गद्यांश है जो हर साल पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अब इसको पहले हम लोग पढ़ते हैं, पहले इसको हम सही से पढ़ लेते हैं कि ये गद्यांश जो है क्या कह रहा है। ठीक है, तो इसको पहले हम पढ़ते हैं। देखिए कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई ममता, ममता जो है वो कहाँ बैठी है, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में ममता बैठी है। ममता सोड़ के तीक्ष्ण गंभीर प्रभाव को देख रही है ना, जो उसका जो तीक्ष्ण गंभीर प्रभाव है उसको देख रही है। ममता कैसी थी, ममता विधवा थी, है ना, उसका जो यौवन जो था, उसका यौवन कैसा था, सोड़ के समान उमड़ रहा था। ठीक है, मन में वेदना और मस्तिष्क में आंधी। ठीक है, अब देखिए मन में, ममता के मन में क्या, ममता के मन में वेदना है और मस्तिष्क मतलब कि मस्तिष्क मतलब दिमाग होता है। ठीक है, तो मस्तिष्क में आंधी और आंखों में बरसात लिए वह सुख के कंटक। ठीक है, सुख के कंटक। और आगे बात कर लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, सुख के कंटक शयन में विकल थी वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली द्विता थी। जो रोहतास दुर्ग के जो मंत्री जो थे चूड़ामणि, उसकी पुत्री कौन थी, तो उसकी पुत्री थी, उसकी पुत्री का नाम ममता था, है ना। और देखिए पहले इसको सही से पढ़ लेना, है ना। देखिए फिर उसके लिए अभाव होना असंभव था परंतु वह विधवा थी। जो ममता जो थी वो कैसी थी, वो एक विधवा थी, है ना। और आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए, अब आगे देखिए क्या कहा गया कि परंतु अभाव होना असंभव था परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का अंत कहाँ था। तो सबसे पहले इसको पढ़ लेना और इस गद्यांश पर आधारित 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं वो ऐसे 3 इंपॉर्टेंट गद्यांश से संबंधित 3 महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। देखिए है ना, इस प्रश्न से रिलेटेड आपसे पेपर में कुल मिलाकर के 3 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वो 3 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इस गद्यांश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, रोहतास दुर्ग से। देखिए संदर्भ लिखना है, सबसे पहले पेपर में कहा जाएगा कि संदर्भ लिखो, फिर आपसे कहा जाएगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या करो, है ना, ये 2 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब टोटल मिलाकर ये तो प्रश्न आपसे 6 नंबर के पूछे जाएंगे, जिसमें से जो उसका संदर्भ है, अगर आप लोग पूरा का पूरा संदर्भ लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। फिर रेखांकित अंश के जब आप लोग व्याख्या कर देंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। और इसी तरह से एक प्रश्न जो अलग से पूछा जाएगा कि ममता कौन थी, तो आप लोगों को बताने की ममता कौन थी, है ना। इसी गद्यांश में जो गद्यांश है, मैंने जो अभी जो हम गद्यांश को सॉल्व कराएंगे, इस जो गद्यांश है इसको पहले से पढ़ लेना, है ना, फिर आप लोग को बताने की ममता कौन थी, है ना,
कि ममता कौन थी। इसको अब देखिए अगला देखिए प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं कि ममता कौन थी और उसकी क्या स्थिति थी। ये भी प्रश्न जो 2 नंबर का पूछा जाएगा पेपर में। चलिए अब हम इसको सॉल्व कराते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न नंबर आ है ना, ये जो प्रश्न नंबर है कि संदर्भ। अब देखिए संदर्भ किस तरह से लिखेंगे, अब आप लोगों के सामने हल कराएंगे संदर्भ। और संदर्भ हेडिंग डालिए, जल्दी से सभी लोग हेडिंग डालिए और हम संदर्भ लिखाना स्टार्ट कर रहे हैं ना। अब देखिए संदर्भ को कैसे लिखेंगे, जल्दी जल्दी से सारे बच्चे हेडिंग डाल लें, है ना। संदर्भ जल्दी जल्दी से लिख लें, जल्दी जल्दी से हेडिंग डालें। अब हम देखिए इसका संदर्भ लिखाने जा रहे हैं ना। चलिए और संदर्भ है आप लोगों के सामने आ गए। संदर्भ को कैसे लिखेंगे, देखिए पहले हेडिंग डालेंगे संदर्भ और संदर्भ को लिखना स्टार्ट करेंगे कि प्रस्तुत गद्यावतरण। यहाँ पर लिखेंगे गद्यावतरण, क्योंकि गद्यावतरण इसलिए लिखेंगे क्योंकि मैंने इस गद्यांश को गद्य से उठाया है ना। अब देखिए हमारी पाठ्य पुस्तक जो प्रस्तुत गद्यावतरण जो है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित जो ममता चैप्टर जो है, ममता चैप्टर नामक कहानी, ममता जो कि एक कहानी है ना। और इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। इस तरह से आप लोगों को इसका संदर्भ लिख देना है ना। ये 2 नंबर का संदर्भ आपके पेपर में पूछा जाएगा, तो 2 नंबर आपके पक्के हो गए। अभी आपके 4 नंबर और शेष हैं, अभी आपके 4 नंबर और कंप्लीट कराने हैं। तो चलिए वो 4 नंबर और कंप्लीट कर लीजिए अपने। अब दूसरा प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, ठीक है। इसको मैंने हल करा दिया है ना। तो कैसे किस तरह से लिखेंगे मैंने बता दिया है। आप लोगों को इसी तरीके से संदर्भ लिखना है। जब ये प्रश्न आपके पेपर में पूछे, जब ये जो गद्यांश है कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई ममता जो है सोर के तीक्ष्ण गंभीर है ना, ये जब आपके पेपर में पूछा जाएगा तो आपको लोगों को जो संदर्भ है, संदर्भ पूरा इसी तरह से लिखना है ना। संदर्भ इसी तरह से लिखना है जिस तरह से मैंने संदर्भ लिखा है कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता के कहानी से लिया गया है ना। तो इस तरह से लिखना है, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। पूरा इसी तरह से लिखना है, तभी आप लोगों को 6 नंबर मिलेंगे। अब देखिए बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए समय ज्यादा ले रहे हैं पढ़ाने के लिए, है ना। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करेंगे, तो रेखांकित अंश की व्याख्या भी एक बार देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम हल कराएंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। फाइनली स्क्रीन पर आ चुकी है रेखांकित अंश की व्याख्या। आप लोग पहले पढ़ना स्टार्ट करिए। और अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोगों को जल्दी जल्दी से रेखांकित अंश की व्याख्या जल्दी जल्दी से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। लेखक जयशंकर प्रसाद का कहना है कि रोहतास के, है ना, जो रोहतास है, रोहतास के राजमहल, राजमहल के मुख्य द्वार के निकट, है ना। तो मुख्य द्वार के निकट अपने कमरे में उदास हृदया ममता सोन नदी के तेज प्रवाह को एकटक देखे जा रही थी, है ना। इस तरह से आप लोगों को रेखांकित अंश की व्याख्या करना। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, पूरा का पूरा गद्य को पढ़ लेना है और गद्य को समझ लेना है। और गद्य में से थोड़े थोड़े अगर आप लोग गद्य से, है ना, तो इसी तरीके से आप लोग लिख देना रेखांकित अंश की व्याख्या, इसी तरह से लिख लेना है ना। अगर कई बच्चे अगर ना लिख पाए तो मुझे कमेंट में करते बता देना, तो मैं गद्यांश को हल करने की ट्रिक भी बता दूंगा आप लोगों को कि गद्यांश कैसे हल करें, उसकी मैं ट्रिक बता दूंगा, है ना। तो आप लोगों को वहां से 6 में से 6 नंबर मिल जाएंगे। तो जब तक के लिए ऐसे ही समझ लीजिए कि इसके मस्तिष्क में आंधी के समान तीव्र गति से अपने भावी जीवन की चिंता से संदर्भित अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हैं। अब मान लीजिए इस तरह से, मान लीजिए ममता जो थी वो एक विधवा थी, है ना। तो देखिए उसके मन में चिंता थी, ठीक है, अपनी जीवन को, मतलब जीवन की चिंता थी को उसकी जिंदगी जो है किस तरह से उसको अपनी जिंदगी को जिए। तो उसके मतलब कि उसके अनेक प्रकार के उसके अंदर विचार उत्पन्न हो रहे थे। अब देखिए और आगे बात कर लेते हैं कि उसकी आंखों में, देखिए उसकी आंखों से दुख के आंसू निरंतर बह रहे थे। मतलब कि उसकी आंखों से, जो ममता जो थी उसकी आंखों से दुख के जो आंसू थे वो निरंतर बह रहे थे। साथ ही राजमहल की समस्त सुविधाएं इसे सूल के समान कष्ट पहुंचा रही थी, है ना। जितने भी जो वो राजमहल, जो ममता जो थी वो राजमहल में रहती थी और राजमहल में जितनी भी सुख सुविधाएं जो थी उसे सूल के समान कष्ट पहुंचा रही थी। और आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए इतना आप लोगों को हल कर लेना है, इतना आप लोगों का हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा जो रहेगा, प्रश्न नंबर तीसरा यहाँ से उठाएंगे हम लोग, है ना। प्रश्न नंबर तीसरा क्या है कि ममता कौन थी और उसकी क्या स्थिति थी। तो इसको सॉल्व कराएंगे, है ना। तो इसको जल्दी से हेडिंग डालिए, प्रश्न नंबर तीसरा को नोट करिए। प्रश्न नंबर तीसरा नोट करिए, हल कराते हैं कि ममता कौन थी, है ना। तो जल्दी जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए। अब इसको हम सॉल्व करा रहे हैं, चलिए लिखना स्टार्ट कर दीजिए। प्रश्न नंबर तीसरा हल कराएंगे कि ममता कौन थी। हाँ, तो आप सभी लोगों ने लिख लिया होगा, है ना, हेडिंग डाल ली होगी सभी लोगों ने कि ममता रोहतास किले के अधिपति के मंत्री, और अधिपति के मंत्री का नाम क्या था, चूड़ामणि की एकमात्र पुत्री थी, है ना। जो कैसी ममता कैसे हो गई थी, जो विधवा हो गई थी। अब देखिए राजमहल के मुख्य द्वार के निकट अपने कमरे में
वह सोन नदी के तेज प्रवाह को एकटक देखे जा रही थी। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। फाइनली ये आपका पहला गद्यांश संपूर्ण रूप से समाप्त हुआ। अब हम बात करते हैं जो मेरा दूसरा गद्यांश है, इंपॉर्टेंट गद्यांश है। दूसरा गद्यांश जो बहुत पूछा जाता है उसके बारे में बात करेंगे। जो ये देखिए गद्यांश, दूसरा गद्यांश जो है कि हे भगवान अंधा बना रही है। अब हम इसको सॉल्व कराएंगे, है ना। और ये जो आपका गद्यांश है ये आपका समाप्त हुआ। आपको पूरा इसी तरह से रेखांकित अंश की व्याख्या करनी। 3 प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे, सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को देना है, ठीक है। और ज्यादा लॉन्ग टाइम में नहीं लिखना है, ठीक है, थोड़ा मतलब कि लिख देना है, एग्जामिनर को समझ में आए। अब देखिए इसको पहले पढ़ना सही से कि हे भगवान तब के लिए विपद के लिए, दूसरा गद्यांश है ना, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी, क्या कोई हिंदू भू पृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी मैं कांपूं, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। इस तरह से आप लोगों को पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, है ना। बहुत छोटा गद्यांश लेकिन पूछा बहुत जाता है, ठीक है, छोटा है लेकिन इसके काम बड़े हैं। बहुत पूछा जाता है कि हे भगवान तब के लिए, ना ये अगर पूछा जाए तो इसका इस गद्यांश पर आधारित 3 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। जल्दी जल्दी से 3 महत्वपूर्ण प्रश्न देख लीजिए, कौन कौन से 3 महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस गद्यांश पर आधारित पूछे जाएंगे। गद्यांश पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, 3 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो बहुत पूछे जाते हैं। गद्यांश का सबसे पहले संदर्भ लिखना है, संदर्भ लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर आप लोग, फिर प्रश्न में कह रहे हैं कि रेखांकित अंशों की व्याख्या करो, जैसे आप लोग व्याख्या कर देंगे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर देखिए तो आप लोगों ने तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ लिया, ठीक है, कि रेखांकित अंशों की व्याख्या जब आप कर देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे यहाँ से। और गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है, इस प्रश्न को जब आप लोग सॉल्व कर देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इसी तरीके से टोटल मिलाकर ये प्रश्न पूरा 6 नंबर का पूछा जाएगा। अब बात करते हैं इसमें, देखिए सबसे पहले प्रश्न को, इसको पहले पढ़ लेना, गद्यांश को पहले पढ़ लेना सही से। हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पढ़ लिया होगा इतना। अब इस पर आधारित 3 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप चलिए सबसे पहला देखिए प्रश्न है कि गद्यांश का संदर्भ लिखना है। चलिए अब सबसे पहले हेडिंग डालेंगे गद्यांश का संदर्भ, और गद्यांश का संदर्भ देखिए किस तरह से लिखेंगे। तो गद्यांश का संदर्भ इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से लिया गया। इसके लेखक कौन, इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। इस तरह से इसका संदर्भ लिख देना। अब बात करेंगे, अब देखिए अब बात करेंगे रेखांकित अंशों की व्याख्या कैसे करनी है। तो रेखांकित अंशों की व्याख्या देखिए किस तरह से करेंगे। प्रश्न नंबर 12 नंबर रहेगा, ठीक है, 12 नंबर रहेगा, 2 नंबर का पूछा रहेगा। अब 12 नंबर रहेगा रेखांकित अंशों की व्याख्या, जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे लिख लें कि लेखक जयशंकर प्रसाद का कहना है कि जब ममता ने सोने के आभूषणों से भरा हुआ थाल देखा, जो सोने से जो भरा हुआ जो थाल जो ममता ने देखा, तब वह हतप्रभ हो गई, ठीक है, तब वह कैसे हो गई, हतप्रभ हो गई। वह आश्चर्य प्रकट करती हुई अपनी पिता से कहती है कि आप विपत्ति के लिए इतने धन का संग्रह क्यों कर रहे हैं, है ना। उसने कहा कि आप विपत्ति के लिए इतने धन का संग्रह क्यों कर रहे हैं, ठीक है। भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने यह बहुत बड़ा दुस्साहस किया, ठीक है। तो फाइनली आप लोगों का इतना ही आप लोगों को लिखना है, ठीक है। इसको रेखांकित अंश की जो व्याख्या है बिल्कुल आप लोगों को इतनी ही रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। और इस प्रश्न पर आधारित जो मेरा तीसरा जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, जो तीसरा प्रश्न वो क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको भी आप लोगों को अभी मैं हल करवाता हूँ। देखिए कि गद्यांश में किस कार्य को इच्छा मतलब कि ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करा देते हैं, लिख लेना, ठीक है, आ गया है कि प्रस्तुत गद्यांश में, तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न का आंसर है ये कि प्रस्तुत गद्यांश में ममता के पिता द्वारा विधर्मी शेर शाह से घूस ले लेने के कार्य को ममता ने भगवान की इच्छा के विरुद्ध बताया। तो फाइनली यहाँ पर आपके देखिए मैंने 2 महत्वपूर्ण गद्यांशों को सॉल्व करा दिया है, और दोनों के दोनों महत्वपूर्ण गद्यांशों को सही से याद कर लेना, एक प्रश्न आपको मिल जाएगा।